इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। तो इसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, बता दिया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक रैंकिंग ऑफ पीपल इनटू द हायरार्किकल लेयर्स। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ड्यू टू दिस सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, पावर एंड प्रेस्टीज। ठीक है, अब बेसिकली मुझे जो है वो वेबर की ऑफिशियल डेफिनेशन भी नहीं याद थी। ठीक है, और मैंने जो है वो कहीं ना कहीं वेबेरियन आइडिया भी लिख दिया कि आपके पास तीन चीज़ों की ऊपर जो है वो ये रैंकिंग की जाती है। आपकी कल्चरल प्रेस्टीज एक चीज़ होती है, आपकी जो पावर है, जो सेल्फ आइडियाज़ हैं, आपकी सेल्फ एजेंसी, वो एक चीज़ होती है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स जो आपके साथ एसोसिएटेड होते हैं, ज़मीन जायदाद कितनी है, वो सारी चीज़ें। तो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स वो जो है वो इसके साथ रहते हैं। ठीक है, गॉट द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे मैंने वेबर का कहीं पे कोई जिक्र नहीं किया है। ठीक है, लेकिन वेबर का मुझे असेंस याद था, लेकिन जो अभी क्या कहते, जो बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड जो उनकी डेफिनेशन है वो भी मुझे याद नहीं थी। सो बेसिकली मैंने अपने हिसाब से जो है वो चीज़ों को लिख दिया, उसका आइडिया भी लिख दिया। गॉट द पॉइंट? तो इम्पॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन के अंदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट को लिखना, सोशोलॉजिस्ट को लिखना। अगर आपको हल्का फुल्का आइडिया याद भी है तो जस्ट उस आइडिया को अपने वर्ड्स के अंदर लिख दीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो देयर आर मेनी अप्रोचेस ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, फंक्शनल अप्रोच, कन्फ्लिक्ट अप्रोच, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच, ये सारी अप्रोचेस हैं। ठीक है, तीन अप्रोचेस हमने डिस्कस करनी है। पहली है फंक्शनल अप्रोच और द फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी कहती है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इसलिए होता है, और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज रादर नेसेसरी फॉर द सोशल हार्मनी एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि इसी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से आप लोगों के अंदर स्किल, एजुकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्पार्ट करते हो। और सबसे जो एफिशिएंट चीज़ है, लोगों के अंदर वैल्यूज़ और डिज़ायर्ड वैल्यूज़ को इम्पार्ट करते हो। ठीक है, इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस किन लोगों की हैं? पार्सन कहते हैं कि सोसाइटल ऑर्डर, स्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, ये किसके ऊपर बनती हैं? ये वैल्यूज़ के ऊपर बनती हैं। और अगर लोगों को हम बताएंगे कि अगर आप ये डिज़ायर्ड वैल्यूज़ को लेंगे तो आपका जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली दे विल बी एक्वायरिंग दोज डिज़ायर्ड वैल्यूज़। तो उनका मोटिवेशन बनेगा उन वैल्यूज़ को एक्वायर करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास जो है तभी इंडिविजुअल्स को रैंक किया जाता है और लोगों को उनकी वैल्यूज़ के हिसाब से जो है वो रिवॉर्ड किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एमाइल डर्कहाइम कहते हैं दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नेचुरल है।
ठीक है, वो कहते हैं कि देखो नेचर के अंदर भी ऐसे ही होता है, कोई इंसान ज़्यादा लंबा है, कोई नाटा है, किसी का कुछ है, किसी की कुछ क्वालिटीज़ हैं, और अकॉर्डिंग टू आर ओन नीड्स, अकॉर्डिंग टू आर ओन सोसाइटल ऑर्डर एंड अरेंजमेंट्स, हमें जिन लोगों की ज़रूरत होती है उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ठीक है, जो बेनिफिशियल लोग हैं हमारे लिए उनको हम ज़्यादा वैल्यू करते हैं, और जिनको ज़्यादा वैल्यू किया जाता है उनका रैंक जो है वो हम ज़्यादा देते हैं सोसाइटी के अंदर उनको। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में किसका रैंक जो है वो हाई है? ऑब्वियसली टीचर का रैंक जो है वो हाई है। क्यों? बिकॉज नॉलेज इज़ वन ऑफ द वैल्यूज़ जिसको हम सोसाइटली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मानते हैं कि सबको नॉलेज होगी तभी सोसाइटी जो है वो अच्छे से चलेगी, तो टीचर का रैंक जो है वो हाई होता है। गॉट द पॉइंट? अकॉर्डिंग टू डेविस एंड मोर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इट इज़ एंड द रिजल्टिंग इनइक्वालिटीज़ ये जस्टिफाइड हैं, क्योंकि इसी के अंदर जो है वो आप ये इंश्योर करते हो कि सबसे ज़्यादा कैपेबल और ट्रेंड इंसान ही सोशल फंक्शनिंग के सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हिस्से के ऊपर बैठा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ अ कंपनी। ठीक है, एक कॉरपोरेट स्ट्रक्चर का हम एग्जांपल लेते हैं। उस कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के अंदर जिसने MBA किया होगा और 3-4 PhDs वगैरह जो है वो कर रखी होंगी और अच्छा ज्ञान उसको इंडस्ट्री का होगा, तो वही जो है वो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग वाला जो हिस्सा है उसके अंदर बैठा होगा। ऑन दी अदर हैंड जिसको MS ऑफिस और MS एक्सेल थोड़ा बहुत चलाना आता है, वो जो है वो कहीं यहाँ पे बैठा होगा एग्जीक्यूटिव पोजीशन या फिर फंक्शनिंग की पोजीशन के ऊपर। फिर उसके बाद जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है और जिसको जस्ट थोड़ा बहुत जो है वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग है, वो सबसे नीचे बैठा होगा। ठीक है, तो अब बेसिकली दो चीज़ें हैं। अब इन लोगों के पास एक ऊपर वाले को देख रहे होंगे और इन दोनों के पास एक मोटिवेशन होगा, so as to acquire knowledge, so as to acquire experience, so as to do hard work, तभी इनको प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, और मोटिवेशन जैसे ही ये एक्सपीरियंस एक्वायर करेंगे, नॉलेज एक्वायर करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो उसी के साथ इनके पास वो वैल्यूज़ आती जाएंगी जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसी से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशिएंटली चल पाएगी। समझ में आ रही है बात? तो बेसिकली यही आर्गुमेंट जो है वो डेविस और मोर का है कि सोसाइटी को चलाने के लिए अब इनको मोटिवेशन मिल रहा है, इन वैल्यूज़ को करने के लिए इनको मोटिवेशन मिल रहा है हार्ड वर्क करने के लिए। ठीक है, तो तभी जो है वो आपके पास ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो अच्छे तरीके से चलती है। गॉट द पॉइंट? तो इस तरह से जो है वो डेविस और मोर बेसिकली बताते हैं कि सोसाइटल स्टेबिलिटी के लिए और ख़ास करके जो इफ़ेक्टिवनेस है सोसाइटी के अंदर उसको मेंटेन करने के लिए, मोटिवेशनल स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए आप जो है वो रिवॉर्ड्स को इनइक्वल बांटते हो लोगों के अंदर। ठीक है, सैलरीज को इनइक्वल करते हो लोगों के अंदर ताकि वो इंस्पायर हों ज़्यादा ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो इंस्पायर हों ज़्यादा हार्ड वर्क के लिए। ठीक है, अब इसके बहुत सारे क्रिटिक्स हैं। पहला क्रिटिक मार्क्स ने दिया कि अब ये जो बेचारे हैं जो नीचे हैं, आपने हार्ड वर्क के नाम के ऊपर इनका जूस निकाल देना है। ठीक है, यू विल जस्ट एक्सप्लॉइट देम ऑन द नेम ऑफ द हार्ड वर्क एंड प्रमोशंस, जो कि होता भी है कॉर्पोरेट के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कॉर्पोरेट्स वाले बैठे होंगे, या फिर आपने किस्से कहानियाँ सुनी होंगी कॉर्पोरेट्स की कि किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। रात भर जो है वो ऑफिस के अंदर भी कई बार रहना पड़ जाता है। ठीक है, तो मार्क्स जो है वो इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं। वेबर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये जो थ्योरी है इट इज़ एक्सक्लूसिवली फोकसिंग ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर्स। लेकिन अगर हम अब कॉर्पोरेट के अंदर इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो ज़्यादा भारी होते हैं, जैसे इस थ्योरी ने जो है वो बताया है,
बट दिस थ्योरी इट इज नेग्लेक्टिंग द सोशल एज वेल एज द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के अंदर आपके पास कुछ ट्रेडिशनल स्टेटसेस भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बर्थ राइट होता है, बर्थ स्टेटस होता है. ब्राह्मण्स जो है वो दे आर ऑलरेडी बॉर्न इन द हायर स्टेटस ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, आपके पास कुछ जद्दी जायदाद भी होती है, कुछ आपके पास इनहेरिटेड वेल्थ भी होती है. दैट इनहेरिटेड वेल्थ डज नॉट कम्स विद योर वैल्यू सिस्टम. ठीक है, दैट इनहेरिटेड कास्ट डज नॉट कम विद योर वैल्यू सिस्टम. ओके, तो ये थ्योरी सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स जो हैं उसको निगलेक्ट करती है. फिर उसके बाद बोर्डो वो कहते हैं दैट फॉल्ट्स द थ्योरी फॉर ओवरलुकिंग द इम्पैक्ट ऑफ द कल्चरल कैपिटल. बहुत इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द कल्चरल कैपिटल? कोई बता सकता है? एनीबडी? कल्चरल कैपिटल क्या होती है? ओके, सो कल्चरल कैपिटल, दीज आर द वैल्यूज एंड नॉर्म्स that are imparted by society to us. ठीक है, तो जो वैल्यूज और नॉर्म्स हमें सोसाइटी इम्पार्ट करती है, ठीक है, दैट इज नोन एज द कल्चरल कैपिटल. कैपिटल क्या होता है? एनीथिंग जो कि आपको जो है वो बेसिकली आपका एंटरप्राइज स्टार्ट करती है. ठीक है, दैट इज नोन एज अ कैपिटल. कल्चरल कैपिटल का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें जो कि कल्चर आपको प्रोवाइड कर रही हैं ताकि आप अपनी सोशल ज़िंदगी जो है वो चालू कर सकें. वो क्या होती हैं? वो कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं सोसाइटी की. तो उन्हीं नॉर्म्स के बीच में, उन्हीं वैल्यूज़ के बीच में आपको ये सिखाया जाता है कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है. ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक मोपात्रा की ये स्टडी है, और एक टर्म इंडिया के अंदर जो है वो स्टडी के अंदर बेसिकली उन्होंने ये देखा कि दैट देयर आर सर्टन एस्पेक्ट्स इन द सोसाइटी कि आपके पास जो है वो, अगर आप अनटचेबल्स को बड़ी कास्ट के सामने कहोगे कि यहाँ पे कुर्सी पे बैठ जाओ, वो कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, वो ज़मीन पे बैठ जाएंगे. ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द कल्चरल कैपिटल. ठीक है, कि बचपन से उनको कुछ नॉर्म्स के बारे में बताया गया है कि ये सिद्धांत हैं इस विलेज के, ये सिद्धांत हैं इस सोसाइटी के, और ये सोसाइटी ऐसे ही चलेगी. ठीक है ना, तो आपके पास जो है वो ये कल्चरल कैपिटल की बात हो रही है. फिर उसके बाद कॉलिन, तो वो आर्गू करते हैं, आर्गू दैट द स्ट्रैटिफिकेशन इज नॉट स्टेबल बट इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑनगोइंग पावर स्ट्रगल्स. तो ये क्या कहते हैं कि आपके पास जो ये स्ट्रक्चर है वो ऐसा का ऐसा रहता है. तो कॉलिन्स कहते हैं कि स्ट्रक्चर खुद बदलता रहता है, रेवोल्यूशंस आते रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया. पहले सोसाइटी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती थी, फिर उसके बाद जब पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया तो सोसाइटी का जो पूरा क्लर्जी वाला पार्ट है वो नीचे उतर आया. ठीक है, तो ऐसा नहीं है. कॉलिन्स कहते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो बदलती रहती है, और ये इट्स अ मियर रिफ्लेक्शन ऑफ द पावर स्ट्रगल दैट गोज ऑन इन द सोसाइटी. ठीक है, फिर उसके आगे जो थ्योरी आती है दैट इज़ द कन्फ्लिक्ट थ्योरी. ठीक है, थ्योरीज को एक बार अच्छे से कर लेते हैं. So conflict theory, it postulates that the social stratification, it arises from the societal power struggles and domination. ठीक है, रेगुलरली सोसाइटी के अंदर पावर स्ट्रगल्स होती रहती हैं, और जो उस पावर स्ट्रगल के अंदर जीत जाता है, जो डोमिनेट कर जाता है, वो ऊपर चला जाता है, जो आपके पास नीचे रह जाता है वो नीचे आ जाता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्स ने सोसाइटी को एक कन्फ्लिक्ट के लेंस के थ्रू देखा है. कन्फ्लिक्ट बिटवीन द रूलिंग क्लास, दैट इज द बोर्जवा, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल्ड रहते हैं, एंड देन यू हैव द सब्जेक्ट क्लास, जिनको प्रोलिटेरियत, जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ऑप्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो इस पावर स्ट्रगल की वजह से 2 बड़ी क्लासेस जो है वो बन जाती हैं. ओके, अब इस चीज़ को मार्क्स ने समझाया कैसे? मार्क्स बेसिकली हिस्ट्री को समझते हैं थ्रू दी मटेरियलिस्टिक लेंस.
वो कहते हैं कि हिस्ट्री के अंदर ये कुछ स्टेजेस जो है वो रही हैं। पहले परमिटिव कम्युनिज्म था, फिर उसके बाद एक एंशियंट सोसाइटी बनी, फिर उसके बाद फ्यूडलिज्म बना, फिर उसके बाद कैपिटलिज्म बना। जब परमिटिव कम्युनिज्म था, परमिटिव कम्युनिज्म की जब शुरुआत हुई, अब भगवान ने की या नहीं की, ऑब्वियसली मार्क्स मानते हैं, बिल्कुल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, तो मार्क्स मानते हैं कि अच्छा आपके पास ये भगवान वगैरह ने नहीं की है। पहले सबके पास इक्वल रिसोर्स था, नेचर है, नेचर हैज़ एडिक्वेट टू गिव टू एनीबडी, हर किसी के लिए नेचर के पास हर एक चीज़ है, ठीक है। और बेसिकली उसके अंदर क्या हो रहा है कि हर कोई प्रोडक्शन का उतना ही हकदार है, ठीक है, हर कोई प्रोड्यूस कर सकता है और अपनी जो है वो जीवन लीला चला सकता है। फिर उसके बाद आपके पास ये परमिटिव कम्युनिज्म के अंदर धीरे धीरे करप्शन आनी शुरू हो जाती है। कुछ इंडिविजुअल ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और वो प्रोडक्शन को ओन करना शुरू कर देते हैं। कुछ इंडिविजुअल जो है वो बेचारे उनके तरस के ऊपर जो है वो जीवित रहते हैं। तो फिर दोबारा से दो क्लासेस बन जाती हैं। फिर धीरे धीरे ये जो प्रोलिटेरियत है, जो एंशियंट प्रोलिटेरियत है, एंशियंट कम्युनिज्म वाली, ये दोबारा फिर से जो है वो इकट्ठा होती है, अपने आप को गैदर करती है और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहे होते हैं करप्ट लोग, उनको जो है वो मार डालती है, ठीक है। तो फिर जब रेवोल्यूशन आता है, देन द स्टेज चेंजेस टू द नेक्स्ट वन, एंशियंट सोसाइटी, ठीक है। एंशियंट सोसाइटी के अंदर आ जाते हो। एंशियंट सोसाइटी के अंदर भी ये दो क्लासेस बन जाती हैं, ओके। फिर उसके बाद एंशियंट सोसाइटी से आप जो है वो फ्यूडलिज्म की तरफ आ जाते हो। फ्यूडलिज्म के अंदर दोबारा फिर से जो कैपिटल है दैट इज़ द लैंड, कुछ लैंड ओनर्स बन जाते हैं, कुछ बेचारे जो है वो सर्फ बन जाते हैं। फिर सर्फ इकट्ठा होते हैं, लैंड ओनर्स को जो है वो रिवोल्ट करते हैं, मारते हैं उनको। देन फ्यूडलिज्म इट ट्रांसफर्स टू दी कैपिटलिज्म, ठीक है। कैपिटलिज्म के अंदर बोर्जवा और प्रोलिटेरियत ये दो लोग बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपके पास अलग अलग सोसाइटी के अंदर दो अलग अलग जो कास्ट्स हैं वो बनती रहती हैं और हर बार रेवोल्यूशन होता है, हर बार हिस्ट्री जो है वो अपने आप को रिपीट करती है। किसी के लिए ये जो रेपिटिशन है वो ट्रेजेडी होती है, किसी के लिए ये हास्य का प्रस्ताव होता है, ठीक है। वही आपसे जो है वो ऐसे के अंदर पूछा गया था। एनीवेज, तो आपके पास जो है इस तरह से मार्क्स ओवरऑल हिस्ट्री को जो है वो एनालाइज करते हैं और कहते हैं कि दो क्लासेस जो है वो रही हैं इस हिस्ट्री के अंदर। फिर वेबर आते हैं। वेबर बेसिकली मार्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा आपने ध्यान दिया है, आइडियाज़ और कल्चर के ऊपर आपका ध्यान जो है वो कम है। तो वेबर कहते हैं दैट देयर आर थ्री थिंग्स, क्लास, स्टेटस एंड पार्टी, ठीक है। क्लास, स्टेटस एंड पार्टी। क्लास इट रिप्रेजेंट्स योर इकोनॉमिक वेलबींग, आपकी इकोनॉमिक पोजीशन कहाँ पे है। स्टेटस इट रिप्रेजेंट्स योर स्टेटस इन द सोसाइटी, ठीक है, आपकी पोजीशन सोसाइटी के अंदर कौन सी है, अचीव्ड स्टेटस एज वेल एज दी अस्क्राइब्ड स्टेटस आपका क्या है। देन उसके बाद बात आती है पार्टी की। पार्टी का मतलब क्या है कि आपका जो पोजीशन है, सोशल पोजीशन है, वो कहाँ पे है, ठीक है, दैट इज़ द पार्टी। अब बेसिकली स्टेटस और पार्टी, इन दोनों चीज़ों को बनाने के लिए आप यू नीड योर ओन आइडियाज़, ठीक है, योर ओन एबिलिटी। क्लास तो निर्धारित है, जिस क्लास के अंदर आप पैदा हुए हो वो तो निर्धारित है, जो आपका इनहेरिटेंस है वो तो निर्धारित है, बट यू कैन डेवलप दीज टू थिंग्स। स्टेटस आप डेवलप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर हार्ड वर्क, पार्टी आप डेवलप कर सकते हो अगेन विद द हेल्प ऑफ योर ओन आइडियाज़, ओन हार्ड वर्क, ठीक है। तो वो कहते हैं कि दो क्लासेस नहीं हैं इस दुनिया के अंदर, रादर देयर आर दीज क्लासेस। वन इज़ द अपर क्लास, अपर क्लास जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं, क्लास भी है, स्टेटस भी है और पार्टी भी है। फिर उसके बाद अगली क्लास आती है प्रॉपर्टी लेस वाइट कॉलर वर्कर्स, जिन्होंने विद द हेल्प ऑफ देयर आइडियाज़ एंड एबिलिटी, उनके पास ज़मीन नहीं थी, जायदाद नहीं थी,
बट विद द हेल्प ऑफ देयर आइडियाज़, विद द हेल्प ऑफ देयर एबिलिटी, उन्होंने धीरे धीरे जो अपना स्टेटस है वो इंक्रीज़ कर लिया है। ठीक है, तो उनके पास ये दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, दैट इज़ द स्टेटस एंड पार्टी। देन उसके बाद अगली जो आती है दैट इज़ द पैटी बोर्गवा। पैटी बोर्गवा जो है ये ऐसे लोग हैं जिनके पास थोड़ा थोड़ा जो है वो सबका है, ठीक है, बट वो नीचे हैं, उनके पास पैसा इतना नहीं है जो कि वाइट कॉलर वर्कर्स के पास है, और वाइट कॉलर वर्कर्स के नीचे वो काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आइडियाज़ और एबिलिटी की जो है वो कमी थी। देन जिनके पास तीनों चीज़ों की कमी होती है, दे बिकम दी मैनुअल वर्किंग क्लास। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बेसिकली प्रॉपर्टी ओनरशिप की जो है वो ओनरशिप और आपकी एबिलिटी को जो है वो काउंट किया वेबर ने, इंडिविजुअल एबिलिटी को। फिर इसके क्रिटिक हैं, मर्टन क्रिटिसाइज़ करते हैं इस पूरे स्कूल को कि आपके पास जो है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन किया है सोसाइटल कम्प्लेक्सिटीज़ का। मर्टन कहते हैं कि सोसाइटल कम्प्लेक्सिटीज़ दे आर नॉट दैट सिंपल। सोसाइटी के अंदर वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्बॉलिक एसोसिएशंस। सिम्बॉलिक एसोसिएशंस होती हैं, आपके पास एक जेंडर होता है, आपके पास रेस का, एथनिसिटी का, बहुत सारे जो है वो और फैक्टर्स होते हैं, सिम्बॉलिक एसोसिएशंस होती हैं, तब जाके आपके पास जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बनती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम विमेन की बात करें, अपर क्लास विमेन की बात करें, और जो आपके पास मिडिल क्लास विमेन है उनकी बात करें, और उनका दर्जा देखें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर, तो हमें कई जगह के ऊपर ये नज़र आएगा कि मिडिल क्लास विमेन का जो दर्जा है वो ज़्यादा है, उनके पास ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, उनके पास जो है वो एबिलिटी ज़्यादा है, पोटेंशियल ज़्यादा है अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाने का। ठीक है, हाँ, कन्फ्लिक्ट के अंदर ही आता है इनका भी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो पार्सन कहते हैं कि इन्होंने पावर स्ट्रगल के ऊपर ज़्यादा ओवर एम्फसाइज किया है। वेबर यहाँ पे मार्क्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, मार्क्स को क्रिटिसिज्म है कि ज़्यादा जो है वो आपका इकनॉमी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है और उन्होंने आइडियाज़ और कल्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। फिर उसके बाद बोर्डो, वो कहते हैं कि अगेन कल्चरल कैपिटल का रोल जो है, किस तरह से आपको कल्चरल कैपिटल चीज़ों को दर्शाता है, दिखाता है, वो नहीं बताया गया है। देन लेंस्की, वो कहते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और टेक्नोलॉजी का सोशल इम्पैक्ट क्या है, सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, इस चीज़ को जो है वो अंडर प्ले किया गया है, ओवरलुक किया गया है। ठीक है, किसी ने भी दोनों के बीच में मार्क्स चलो थोड़ा बहुत कंसिडर करते हैं टेक्नोलॉजी को, बट आजकल जो टेक्नोलॉजी का नेचर है और टेक्नोलॉजी किस तरह से सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही है, उस चीज़ को जो है वो नहीं दिखाया गया। फॉर एग्जांपल लेंस्की जो है वो हाई नेटवर्दी इंडिविजुअल्स की बात करते हैं जो कि टेक्नोलॉजी को ओन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव दिस फेसबुक का मालिक है, ठीक है, आपके पास जो है वो एलन मस्क हैं, सो दे हैव द नेटवर्थ दैट इज़ मोर देन जीडीपी ऑफ मैनी कंट्रीज़। तो उस टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर, वो जो है वो इन लोगों ने अच्छे तरीके से नहीं दिखाया है। ठीक है, देन उसके बाद अगला स्कूल आता है सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ठीक है, सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है वो बेसिकली कहता है दैट द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये एग्जिस्ट इसलिए करती है क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग मीनिंग्स देते हैं अलग अलग सोसाइटल पोजीशंस को। ठीक है, और ये मीनिंग्स कब दिए जाते हैं? ड्यूरिंग योर सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के दौरान। ठीक है, आई विल कम टू दी डाउट्स बट आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो इनके जो की कंट्रीब्यूटर्स हैं वो इट इंक्लूड, सबसे बड़े जो है वो G.H. मीड। ठीक है, तो मीड बेसिकली बिलीव्स कि आपके पास हर एक इंडिविजुअल बेसिकली लर्न्स टू परफॉर्म द डिफरेंट रोल्स थ्रू द सोशलाइजेशन। ओके,
सोशलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि हम लोगों को अलग अलग सिंबल्स जो है या फिर अलग अलग सोसाइटल पोजीशंस जो है वो एसोसिएट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोशलाइजेशन के दौरान हमें यह बताया जाता है कि टीचर जो है या फिर जो ब्राह्मण्स हैं या फिर ये एक पर्टिकुलर क्लास के लोग हैं, इनका सोसाइटी के अंदर ये दर्जा है, इनका सोसाइटी के अंदर ये दर्जा है क्योंकि ये लोग ये पर्टिकुलर सेरेमनीज या फिर ये सब कुछ जो है वो करते हैं। गॉट द पॉइंट? तो हमने बेसिकली क्या किया है, ड्यूरिंग द सोशलाइजेशन हमने एक इंडिविजुअल को उसका सोसाइटल पोजीशन मेंटेन करने के लिए उसको कुछ सिंबल्स दे दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मण अपना सोसाइटल स्टेटस जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, उसके मेंटेनेंस के लिए हमने उनको सेक्रेड सिंबल्स दे दिए, क्योंकि वो मंदिर के अंदर बैठते हैं, मंदिर के गर्भगृह के अंदर बैठते हैं, इसीलिए उनका सोसाइटल पोजीशन जो है वो ऊपर है। उनके पास ज्ञान है, देवी ज्ञान है, अब है या नहीं है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, तो इसलिए जो है वो उनका सोसाइटल पोजीशन ऊपर है। ठीक है, और यही चीज़ें सोशलाइजेशन के अंदर हम अलग अलग लोगों को जो है वो एसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, अनटचेबल्स नीचे क्यों हैं, तो हमने जो है वो इस चीज़ का एक सिंबल उनको दे दिया, बिकॉज दे आर डूइंग डर्टी जॉब्स, इसलिए हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को जो है वो हमने उसके साथ एसोसिएट कर दिया। सिमिलरली टेक द केस ऑफ रेसिज्म। रेसिज्म के अंदर हमने क्या किया, दैट वी क्रिएटेड टू सिंबल्स, वाइट एंड ब्लैक, और हमने जो है वो बेसिकली क्या कहा कि जो वाइट सिंबल है दैट इज मोर प्योर, ब्लैक सिंबल जो है दैट इज इम्प्योर, वो जो है वो नीचे है और दूसरा जो सिंबल है वो ऊपर है। तो इस तरह से रेसिज्म जो है वो बना। और ये सारी चीज़ें कैसे आई, इंडिविजुअल के अंदर कैसे आई, लोगों के अंदर कैसे आई, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन हमने लोगों का एक कैरिकेचर क्रिएट कर दिया, हमने लोगों का एक वर्ल्ड व्यू बना दिया। तो जीएच मीड जो है वो इस तरह से सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की थ्योरी देते हैं कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के कारण आपने जो लोगों के साथ सिंबल्स को एसोसिएट कर दिया है, उसके कारण जो है यू हैव दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अगर आप उन सिंबल्स को हटा दोगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी जाएगा। सिमिलरली इसी चीज़ के ऊपर जो अगला एनालिसिस है दैट इज डन बाय एन इकोनॉमिस्ट वेबलन। वेबलन का जो है उन्होंने कॉन्टिग्यूअस कंजप्शन का कंसेप्ट दिया था, और वेबलन कहते हैं कि लोग कॉन्टिग्यूअस कंजप्शन इसीलिए करते हैं, महंगे कपड़े इसीलिए खरीदते हैं, महंगी गाड़ियाँ इसीलिए खरीदते हैं, बिकॉज दे कैरी अ सिंबल। और लोग उस सिंबल को इस तरह से देखते हैं कि जिसके पास ये गाड़ी है, जिसके पास ये कपड़े हैं, तो उसका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बड़ा है, उनके पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद होगी। तो लोग सोसाइटी में अपने आप को परपेचुएट करने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए ये सारा काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सोसाइटी में एक्स्ट्रावेगेंट परचेजेस ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब इसके क्रिटिक हैं, बोर्डो बेसिकली क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये इंडिविजुअलिस्टिक फोकस बहुत ज़्यादा है, पूरा सोशल स्ट्रक्चर के अंदर जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं उस चीज़ को जो है वो इन्होंने नहीं दिखाया है। फिर उसके बाद एंथनी गिडेंस वो कंडेम करते हैं इस थ्योरी को, बिकॉज आपके पास जो है द थ्योरी फॉर द निगलेक्ट ऑफ पावर एंड इनइक्वालिटीज़ इम्पैक्ट ऑन दी सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, तो आपके पास जो है कई बार क्या होता है कि जो नीचे वाला स्टेटस, जो नीचे वाले जो स्टेटस वाले लोग हैं वो पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए ये बड़े बड़े परचेजेस नहीं करते हैं, रादर रिब्यूक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वही जो है वो गिडेंस कह रहे हैं, एंथनी गिडेंस कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक अमेरिकन्स, अब होना क्या चाहिए था कि रेसिज्म के चलते उनको जो वाइट वाली अंग्रेज़ी है, जो वाइट लोग बोल रहे हैं, वो बोलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपनी एक अंग्रेज़ी बना ली,
अपना एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बना लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म हमेशा काम करता है। गिडन्स कहते हैं कि कई बार जो है वो लोग इसके अगेंस्ट भी काम करते हैं, तो ये थ्योरी उस चीज़ को जो है वो नहीं समझाती है। गॉट द पॉइंट? समझ गए भाई? ये सवाल आता ही आता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा जो है वो इसको डिटेल में बताया। कल्चरल कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आपको कल्चर सिखा रही है, नॉर्म्स, वैल्यूज़, और उनके ऊपर आप अपना सोसाइटल एंटरप्राइज शुरू करते हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल विलेज के अंदर आपका जन्म हुआ, या फिर विलेज के अंदर जो है वो आपने कोई काम करना है जाके, पहले आप जनरली विलेजर्स के साथ जो है वो बैठोगे, उस विलेज के असूल जो हैं, उन विलेज के जो नॉर्म्स हैं उनको सीखोगे। दैट इज़ द कल्चरल कैपिटल। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।